हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। चलो, तो स्वागत है आप सबका हम सब के इस छोटे से प्यारे से YouTube चैनल पर जो है फिक्सेटर। हाँ, आई नो ये नाम थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन इसके पीछे का एक मतलब है। फिक्सेटर मतलब स्टडी फिजिक्स लाइक अ प्रेडेटर। यस, हम लोग मामूली इंसानों की तरफ फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग शिकारियों की तरफ फिजिक्स पढ़ेंगे। ओके, चल, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के सबसे आसान, सबसे मजेदार ब्रांच से, जो है काइनेमैटिक्स। ओके, और काइनेमैटिक्स में हम शुरू करेंगे जो है पहला लेक्चर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं काइनेमैटिक्स पढ़ाने आपको जा रहा हूं, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि काइनेमैटिक्स होता क्या है भाई? व्हाट इज काइनेमैटिक्स? तो चलिए देखते हैं व्हाट इज काइनेमैटिक्स। It is the branch of physics which describes motion or change in motion of body. It doesn't talk about push, pull or mass of the body. It only talks about geometry and maths of motion of body. ओके, इसका मतलब क्या है? ये फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जो सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करता है या चेंज इन मोशन को डिस्क्राइब करता है। काइनेमैटिक्स में हमें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि हम सीधा मूव कर रहे हैं या तिरछा मूव कर रहे हैं, किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, बस इससे मतलब है। ठीक है, हमें इससे रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ता कि मोशन करवाया किसने, मोशन क्यों हुआ, किसने लात मारा। आई डोंट केयर। पुश, पुल और मास ऑफ द बॉडी, ये सब भार में जाए। हमें तो सिर्फ ये जानना है कि मोशन की ज्योमेट्री कैसी है, हमें तो सिर्फ मोशन के मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो दिस इज काइनेमैटिक्स। इसको मैं आपको एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल से समझाता हूं। ओके, मान लो आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और आ गया पीटीएम डे। क्या आ गया? पीटीएम डे। अब मम्मी आपकी गई स्कूल और रिजल्ट आया आपका बकवास। कैसा आया? बकवास। अब क्या होगा? मम्मी को आएगा गुस्सा और मम्मी चप्पल उतारेगी और आपकी तरफ चप्पल नचा के फेंकेगी। अब जो काइनेमैटिक्स पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसको इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मम्मी चप्पल किस फोर्स से फेंकी, मम्मी का गुस्सा कितना था। उसको सिर्फ इससे फर्क पड़ेगा कि मम्मी ने चप्पल किस वेलोसिटी से फेंका, चप्पल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चप्पल आपको कितने स्पीड से लगा। ओके, तो ये है काइनेमैटिक्स। ओके, सीधी सीधी भाषा में समझाओ, अगर मोशन कैसे हुआ तो काइनेमैटिक्स मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। मोशन क्यों हुआ मतलब किसने फोर्स लगाया, तो डायनामिक्स। हम लोग डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। ओके, तो चमका, मम्मी के चप्पल वाला एग्जांपल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट्स में लिखिए आपको चप्पल कितने स्पीड से पड़ता है। सबको पड़ता है ना? हाँ, चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिमेंबर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही नोइंगली अननोइंगली यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन, बट हर एक क्वेश्चन का जो फाउंडेशन है वो ऑब्जर्वर से रिलेटेड है। बिना ऑब्जर्वर के का मैकेनिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। गॉट इट? तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका मैकेनिक्स का जर्नी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, सो अच्छे से पढ़ना। ओके, हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत पीटूंगा। चलो पॉज करके नोट कर लीजिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। अब कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एम आई मूविंग और आई एम एट रेस्ट? मैं चल रहा हूं या रुका हुआ हूं? बताओ। अब आप बोलोगे सर आप रुके हुए हो, चल कहां रहे हो? तो मेरे रसगुल्लों, आप सरासर गलत हो। यू आर एब्सोल्यूटली रॉन्ग। अब पीछे से एक बच्चा बोलेगा सर क्या बकवास कर रहे हो, आप बोर्ड के सामने खड़े हो, चले तक नहीं, हिले तक नहीं, अब आप कह रहे हो मोशन में है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सुनो, आप जहां लेट कर वीडियो देख रहे हो, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, जो है धरती, वो सूर्य के चारों ओर अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। तो हम लोग कहां हैं? धरती पर ही ना है। तो हम भी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चक्कर लगाए कि नहीं? तो हम लोग रेस्ट पे या मोशन पे? तो आप कहोगे सर बात तो आपकी सही है, हम तो मोशन में हुए। मतलब क्या? मतलब पूरी धरती पे कोई भी इंसान रेस्ट पर नहीं है, मतलब रेस्ट आंखों का धोखा है। तो आप लोग बिल्कुल सही हो। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। ओके, इसके बारे में इन डेप्थ में हम लोग थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपसे एक बात और डिस्कस करता हूं। हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? क्या पढ़ते आ रहे हैं? जैसे मैं हूं और एक सामने से एक बच्चा गुजर रहा है, मैंने टाइम देखा 1 सेकेंड, बच्चा यहां, दूसरे सेकेंड बच्चा यहां, तीसरे सेकेंड बच्चा यहां। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, बच्चे का पोजीशन हमसे चेंज हो रहा है, राइट और नॉट? मुझे मेरी आंखों को घुमाने की जरूरत पड़ रही है, राइट और नॉट? मतलब मुझे लग रहा है कि बॉडी मोशन में है। पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वो क्या है सवाल? मानो ये है चिंटू, ये है चिंटू जो हो तुम, ये है पिंटू, और ये है मिंटू, जो है आपके दोस्त। ओके, अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये रेस्ट पर है। अभी के लिए उतना डेप्थ में नहीं समझेंगे कि ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, वो बाद में अपने आप इसमें आप पीएचडी कर लोगे। ओके, अभी थोड़ा सुनो। पिंटू क्या हुआ? पिंटू ने टाइम देखा, पिंटू ने टाइम देखा 1 सेकेंड, अभी भी उससे चिंटू की दूरी सेम है। दूसरे सेकेंड अभी भी सेम है, तीसरे सेकेंड अभी भी सेम है। मतलब पिंटू को लग रहा है चिंटू क्या है? रेस्ट पर है। अब क्यों रेस्ट पर है प्लीज मत पूछना, बाद में बताएंगे, ठीक है? रेस्ट पर है। अब वहीं मिंटू जब उस चिंटू को देख रहा है तो देख रहा है पहला सेकेंड बॉडी यहां, दूसरा सेकेंड बॉडी यहां, तीसरा सेकेंड बॉडी यहां। इसको लग रहा है चिंटू मूव कर रहा है। अब तुम बताओ कौन सही, पिंटू सही या मिंटू सही? अब आपको लग रहा है पिंटू सही, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। और आपको लग रहा है मिंटू सही, आप फिर भी राइट। ये क्या बात है? यही तो है फिजिक्स का पहला धोखा। दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ फैलेसी। दोनों अपने अपने जगह सही है। मतलब मोशन सिर्फ टाइम पे डिपेंड नहीं करता, मोशन इस पर भी डिपेंड करता है कि टाइम देख कौन रहा है। ओके, मतलब अब से आपको कोई पूछे कि बॉडी इज इन मोशन और बॉडी इज एट रेस्ट, आप पलट के सवाल पूछोगे,
भाई देख कौन रहा है? क्योंकि मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वर। ओके, अरे हाँ या ना, जोर से आवाज आनी चाहिए। हाँ, गुड। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। चल, पहला पॉइंट क्या है? मोशन का पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है? डेफिनेशन, व्हेन बॉडी changes its position with respect to observer with time, then body is said to be in motion. Okay, got it? चलो, मतलब motion is the combined property of time and observer. Okay, any problem? मतलब ऑब्जर्वर के बिना मोशन टर्म ही मीनिंगलेस है। ओके, चलो इसको नोट कर लो, मैं मिटाता हूं इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको बोलूं बॉडी इज एट रेस्ट और बॉडी इज मूविंग with 30 meter per second. So this statement is only wrong. This statement is wrong. और डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, कितना wrong. तो हम what is right? Body is at rest or body is moving with 30 meter per second with respect to observer X. This is right. अब आप, क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आज से आप कभी नहीं बोलोगे बॉडी 30 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है। अब बोलोगे बॉडी 30 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि बिना रिस्पेक्ट के मोशन डिफाइन ही नहीं है। गॉट इट? यस। सो विदाउट ऑब्जर्वर motion and rest is not defined. Got it? चल नोट कर लो जल्दी से। चलो मिटा दो, पक्का ना? समझ में आया? चलो अब आपको एक बात पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मोशन में हो या नहीं, तो इन फिजिक्स यू कांट टेल। मतलब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर मुझे जानना है कि आप मोशन में हो या नहीं, ये बात मैं आपसे नहीं पूछ सकता।
एक बॉडी के रिस्पेक्ट में वो बॉडी हमेशा रेस्ट पर होता है। एक एग्जांपल समझाता हूं। ये मेरा नाक है, क्या ये नाक है। अगर मैं ट्रैवल करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रैवल करूं, ये नाक तो हमेशा हमसे एक ही डिस्टेंस पे रहेगा ना। ये मेरा कान है, मैं कुछ भी करूं, घूमूं, नाचूं, गाऊं, कुछ भी करूं, ये कान हमेशा हमसे एक ही डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब मेरे रिस्पेक्ट में मेरा बॉडी हमेशा रेस्ट पर है। ठीक है, अगर मुझे जानना है कि आप मोशन में हो या नहीं तो मुझे दूसरे से पूछना पड़ेगा। ये तो मेरा दिमाग थोड़ा इंटेलिजेंट है कि मान लो कि हम मूव कर रहे हैं, मान लो दो दुकान है, आगे दुकान पीछे दुकान, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी आंखें देख रही है कि इस दुकान से मेरी दूरी घटते जा रही है, तो हमारा दिमाग प्रोसेस कर पाता है, अच्छा दूरी घट रही है, मतलब हम इस दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं इससे हमारी दूरी बढ़ते जा रही है, तो अगेन हमारा दिमाग प्रोसेस करेगा, अच्छा डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब हम इस डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। गॉट इट। लेकिन फिजिक्स में ऑब्जर्वर मूर्ख होता है, उसके पास दिमाग नहीं होता। उससे कुछ मत पूछो कि तुम मूव कर रहे हो या नहीं, दूसरे से पूछो। आई एम सॉरी, ऑब्जर्वर नहीं, बॉडी मूव कर रहा है नहीं, उससे मत पूछो, दूसरे से पूछो। गॉट इट। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ए बॉडी इज ऑलवेज एट रेस्ट with respect to itself. If we want to know any body is moving or not, then that body can't tell in according to physics. We will have to ask to someone else. गॉट इट। समझ में आया। अगर आप एज्यूम करो आप एक आइसोलेटेड यूनिवर्स में हो, मतलब उस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं, कोई स्टार्स नहीं, कुछ भी नहीं, यू आर द ओनली वन एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स और आप फ्लोट कर रहे हो। अगर भगवान ने आपसे पूछा, कोई नहीं तो भगवान होंगे, भगवान ने आपसे पूछा कि आप मूव कर रहे हो या नहीं, तो आप तो बता ही नहीं पाओगे, आपका ब्रेन भी नहीं समझ पाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि जनरली आप देखते हो कोई चीज के आप करीब आ रहे हो, कोई चीज से आप दूर जा रहे हो, तो आप प्रोसेस कर पाते हो, अच्छा मैं मूव कर रहा हूं, तो वो भी गया, वो तो कोई है ही नहीं, तो आप किसके पास जाओगे और किससे दूर जाओगे। और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स भी आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑब्जर्वर ही नहीं है दुनिया में जो बता पाए आप मूव कर रहे हो या रेस्ट पर हो। समझ में आ रहा है? सो अगर एक आइसोलेटेड यूनिवर्स में है तो मोशन और रेस्ट डिफाइन ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कोई ऑब्जर्वर है ही नहीं। गॉट इट? मजा आया? समझ में आया? चलो, तो अगर इफ अ बॉडी is in isolated universe, then motion or rest terms don't exist because there is no observer.
ये है असली फील ऑफ द ऑब्जर्वर। ये सब समझ में आ गया तो एकदम मचा दोगे। ओके, तो ये सब बेसिक्स हैं, लेकिन इतने बेसिक पे कोई फोकस ही नहीं करता। कभी भी डिफिकल्ट चीजों से मत डरो, क्योंकि डिफिकल्ट चीज को हर कोई फोकस करके पढ़ता है। सबसे डेंजरस, सबसे लीथल होता है बेसिक थिंग, जो सब उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वही जाके फंस जाते हैं। तो बेसिक चीज को डेप्थ में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये हम मान रहे हैं कि बहुत चीजों को बोरिंग लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझ माना, जैसे मैंने बताया, ये टॉपिक मैकेनिक्स का फाउंडेशन है। ओके, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली। ठीक है, हाँ। चल, अब सवाल ये आता है कि ऑब्जर्वर है कौन? ऑब्जर्वर है कौन? आप पूछेंगे, सर क्या हमेशा ऑब्जर्वर चश्मे वाला इंसान ही होगा? क्या हमेशा ऑब्जर्वर चिंटू पिंटू या मिंटू ही होगा? तो मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जर्वर कैन बी एनीवन। इट कैन बी ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, पॉइंट मास, एक्सटेंडेड मास, इवन इमेजिनरी पॉइंट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इंसान हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, एक पॉइंट मास हो सकता है, एक एक्सटेंडेड मास हो सकता है, और एक इमेजिनरी पॉइंट भी हो सकता है। मैं, रोड, बॉल, मोबाइल, बोर्ड, कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है। गॉट इट? सो लेट मी राइट। ऑब्जर्वर कैन बी anyone, human, non-human, point mass, extended mass, even an imaginary point. ओके, लेकिन किसी भी ऑब्जर्वर, अच्छा एग्जांपल भी लिख देते हैं। आपको सर एग्जांपल तो लिखे ही नहीं, हम तो भूल जाएंगे, हम तो बेवकूफ बच्चे हैं। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, डिसलाइक मत करना। ओके, प्रियांशु, हाँ बाय द वे मेरा नाम प्रियांशु है। लो, अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया। प्रियांशु, बॉल, रोड, एक्सेट्रा। चल, लेकिन किसी भी ऑब्जर्वर को एक ट्रू ऑब्जर्वर बनने के लिए तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वो तीन चीज? पहले मैं लिखता हूं। देयर आर three things which are required to make any observer a true observer. और क्या है तीनों चीज? पहली चीज, बॉडी इटसेल्फ। ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जर्वर हम मान रहे हैं तो कोई बॉडी तो होनी चाहिए, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, बॉडी होनी चाहिए, बॉडी इटसेल्फ। सेकेंड थिंग, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ। सेकेंड थिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा थिंग, टाइम मेजरिंग डिवाइस।
ओके, तो अब इस तीनों चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करेंगे इन तीन चीजों के बारे में जो एक ऑब्जर्वर को एक ट्रू ऑब्जर्वर बनाती है, ठीक है। पहला चीज, बॉडी इटसेल्फ। मुझे नहीं लगता इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है, अरे करेक्ट और नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे किसी चीज का मोशन को मेजर करना है तो बॉडी तो होना लाजमी है, राइट और नॉट। तो बॉडी के बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। ओके, तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। और इसी को इसी को कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। इसको क्या कहते हैं? रेफरेंस फ्रेम। तो चलिए इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। चलिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है? इट इज एक्स वाई जेड एक्सिस which is mutually perpendicular to each other and all three axes intersect at a common point, which is called origin. मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, ये बस एक्स वाई जेड एक्सिस है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और ये तीनों एक्सिस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और जिस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और क्योंकि हम जेड एक्सिस को बोर्ड पे नहीं दिखा पाएंगे तो मैं दिखाता हूं। ये है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, और ये तीनों एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। चलो बना ही देते हैं, दिस इज द जेड एक्सिस। ओके, दिस इज द जेड एक्सिस। एनी प्रॉब्लम? चलो, अब बचपन से ही हम से पढ़ते आए कि हमेशा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल ही होगा, हमेशा वाई एक्सिस वर्टिकल ही होगा, हमेशा जेड एक्सिस ऐसे ही होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट कंपल्सरी। ओनली थिंग विच इज कंपल्सरी इज एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हम एक्स वाई जेड कैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अरे समझ में आया है नहीं? हाँ या ना लिखो जल्दी। मतलब हम ऐसे भी एक्स एक्सिस बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस बनाऊंगा तो वाई एक्सिस ऐसे होगा, क्योंकि मुझे तो 90 डिग्री बनाना है। और जेड एक्सिस कैसे होगा? जेड एक्सिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे ही होगा। देख रहे हो या नहीं? ये वाई जेड के बीच का एंगल कितना है? 90 है या नहीं? एक्स वाई के बीच का एंगल कितना है? 90।
और एक्स जेड का एंगल के बीच, सॉरी, एक्स और जेड के बीच का कितना एंगल है? 90। तो ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंड दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट सिस्टम, नथिंग बट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अरे करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, नोट करो जल्दी से, मिटा देते हैं। चल, अब क्या होता है, हर एक ऑब्जर्वर का अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। हर एक ऑब्जर्वर का अपना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो उसके साथ एक कील से ठुका हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। मैंने क्या किया, इसको यहां पे रखा, अरे दिख रहा, अच्छा, इसको यहां पे रखा, मैंने अपने कील से ठोक दिया, तो ये मेरा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि ये कील से ठुका हुआ है तो मैं आगे बढ़ूंगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आगे बढ़ेगा। मैं ऐसे जाऊंगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऐसे जाएगा, मैं ऐसे जाऊंगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऐसे जाएगा, अगर मैं घूम जाऊंगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी घूम जाएगा। अरे समझ में आया नहीं? तो हर एक ऑब्जर्वर का अपना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो उससे चिपका हुआ होता है। जितना ऑब्जर्वर मूव करेगा उतना ही कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मूव करेगा। अरे समझ में आया? मजा आया? चलो तो लिखते हैं, एवरी ऑब्जर्वर हैज its own reference frame of reference, own frame of reference, or coordinate system, which is glued to the observer. Yes, देखो, जैसे मान लो ये है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर। अब इस ऑब्जर्वर से चिपका हुआ इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये है ऑब्जर्वर नंबर 1 और दूसरा ये है ऑब्जर्वर नंबर 2। इसका भी एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये है ऑब्जर्वर नंबर 3, इसका भी एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। समझ में आया? मतलब हर एक ऑब्जर्वर का अपना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक ऑब्जर्वर का कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरे ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता है। ओके, चलो नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। ये है ऑब्जर्वर 3। अब जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जितना ऑब्जर्वर मूव करेगा उतना ही कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मूव करेगा। क्यों करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्योंकि वो इससे चिपका हुआ है। जिस स्पीड से ऑब्जर्वर मूव करेगा उसी स्पीड से उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये उससे चिपका हुआ है। अरे समझ में आया? बोलो यस और नो। चलो तो देखते हैं सिंस कोऑर्डिनेट सिस्टम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज
glued with observer. So as much observer will move that much frame will also move. Velocity, acceleration को शॉर्ट फॉर्म में ACCN लिखते हैं. ओके, ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्विवेलेंट टू इट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम. गॉट इट? इसको एग्जांपल समझते हैं. अब ये है मेरा प्यारा चिंटू. ओके, दिख रहा है? चलो, ये है मेरा प्यारा चिंटू. ओके, अब जैसा मैंने बताया, हर एक ऑब्जर्वर का अपना अपना फ्रेम होता है, तो इसका भी फ्रेम होगा, लाजमी है. चलो, तो इसका फ्रेम है एक्स फ्रेम, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ओके, अब जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये फ्रेम इससे चिपका हुआ है, तो अगर ये इस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी v है, क्या है? v है. एक सेकेंड. इस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी अगर v है, तो इस फ्रेम का भी वेलोसिटी v ही होगा. समझ में आया या नहीं? अगर इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन a है, तो इस फ्रेम का भी एक्सेलरेशन a ही होगा. ठीक है? क्यों होगा बता दिए, कि ये से ठुका हुआ है. ठीक है, अब मानो इन टाइम t, अब ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो t टाइम पे ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या नहीं? अरे समझ में आ रहा है ना? ये करेगा. कितना करेगा? ये v है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? t टाइम में ये करेगा vt डिस्टेंस ट्रेवल. आई होप इतना आपको मोशन के बारे में पता होगा, इतना आपने 9th क्लास में सीखा होगा. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? vt. अब आपको पता है कि ये फ्रेम जो है, ये भी vt डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो अब ये फ्रेम आ गया यहां पे x y, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये भी vt डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा. तो आई होप ये आपको क्लियर है. अरे क्लियर है या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ. कमेंट्स में लिखो हाँ सर, एकदम चमक गया. चलो, तो अगर इसकी वेलोसिटी v, तो इसकी भी वेलोसिटी v, इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका भी एक्सेलरेशन a. अगर ये vt डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये फ्रेम भी vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ओके, चलो नोट कर, ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसको हल्के में मत लेना. हाँ, और एक और चीज, मानो ये एक तीसरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 3, तो इसका भी एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा. मानो ये है इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, x, ये है y. अब ये मूव नहीं कर रहा, ये रोटेट कर रहा है. क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. तो मान लेते हैं किसी टाइम t पर ये बॉडी 30 डिग्री रोटेट कर गया. कितना रोटेट किया? अब क्योंकि ये फ्रेम इससे चिपका हुआ है, तो ये फ्रेम भी कितना डिग्री रोटेट करेगा? जल्दी बोलो. 30 डिग्री. कितना करेगा? डिग्री. तो दिस इज द फील ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज द फील ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
ओके, चलो ड्रॉ कर लो। चल, हाँ, अब हो सकता है आपको एक और कंफ्यूजन होगा। सर हमको तो बहुत कंफ्यूजन है, हमारा जिंदगी ही कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारा कंफ्यूजन ठीक हो जाएगा। पहले इस कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने हमेशा ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे रखा, तो क्या ये कंपलसरी है? तो ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। और ऑब्जर्वर कहीं भी हो सकता है। ऑब्जर्वर कहां हो सकता है? कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन है, जितना ऑब्जर्वर को मूव कराओ उतना ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को मूव कराओ। क्यों? मेरे पीछे से बोल रहे होंगे बच्चे कि क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये इससे चिपका हुआ है। चलो देखते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू कीप ऑब्जर्वर at origin of its frame of reference. But the way observer will move same way frame will also move. चलो देखते हैं एग्जाम्पल। चल, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और ये किसका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा? जाहिर सी बात है किसी ऑब्जर्वर का होगा। तो मान लेते हैं ये दिस टाइम ऑब्जर्वर इज नॉट एट ऑरिजिन, यहां है ऑब्जर्वर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कौन मुझे कुछ कहेगा? अगर मैं यहां पे ऑब्जर्वर को रखूंगा तो मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। दिस इज 100% करेक्ट, यहां है ऑब्जर्वर। लेकिन यही एक ही कंडीशन, ये फ्रेम इससे चिपका हुआ होना चाहिए। अगर नहीं चिपका हुआ है तो आपका ऑब्जर्वर गलत है। चलो अब देखो, जैसे मैंने बताया, इसकी वेलोसिटी v तो इसकी भी वेलोसिटी v, इसका एक्सेलरेशन a तो इसका भी एक्सेलरेशन a, राइट। अब इन टाइम t, मान लेते हैं इस ऑब्जर्वर का इससे डिस्टेंस है x, ठीक है। अब t टाइम में ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और क्योंकि ये इससे चिपका हुआ ये फ्रेम, तो ये भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप बताओ मेरे बच्चों, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कितना कितना कितना? हाँ, ये करेगा vt डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। और क्योंकि ये भी इससे चिपका हुआ है तो ये भी vt डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी v ही है, ओके। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये भी vt डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, और ये कहां आ जाएगा? ये आ जाएगा यहां, ये आ गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। और आपको पता है, अगर इनिशियली डिस्टेंस x है ऑब्जर्वर और इसके बीच, तो फाइनली भी डिस्टेंस क्या होगा? x ही होगा। डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये एक कील से ठुका हुआ है, ओके। तो डिस्टेंस कभी भी चेंज ही नहीं होगा, और इसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता हूं। देखो 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 जरा देखो, ये है vt, ये है vt, ठीक है, ये है vt। चलो, और ये है x, ये है
एक्स। चलो ये भी कितना है, वीटी। ठीक है, चलो ये है वीटी, ये है एक्स, तो ये कितना हुआ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आई थिंक ये हो जाएगा वीटी माइनस एक्स, वीटी माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये टोटल है वीटी, ठीक है, और ये है वीटी माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स। अरे समझ में आया? चलो फिर से बताते हैं। ये है वीटी, ठीक है, ये है एक्स, ठीक है, तो ये कितना होगा, वीटी माइनस एक्स। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है वीटी, ठीक है, और ये है वीटी माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया, एक्स। तो जितना इनिशियल डिस्टेंस उतना ही फाइनल डिस्टेंस। अरे समझ में आया? एकदम मस्त क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। चल इसको आप नोट कर लो, चल नोट कर लो। मिटा दो पक्का? चलो चल, अब आपको पता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन भी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या, कि ये मार्कर कैसे मूव कर रहा है, ये मार्कर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या कर्व लाइन में मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन। ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ये भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। इसको मैं आपको एकदम मजेदार स्पाइसी एग्जांपल से बताता हूं। चलो अब देखो, ये है ट्रेन, रेलगाड़ी छुक छुक छुक, और ये है प्लेटफॉर्म, इसके अंदर है क्या है, चिंटू। क्या है, मेरा फेवरेट चिंटू है, और इस प्लेटफॉर्म पर कौन है, मिंटू, मेरा फेवरेट। चल इसकी वेलोसिटी v है, तो अब जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, और ये प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है, तो मिंटू भी कहां पे है, मिंटू भी रेस्ट पर है। चलो अब चिंटू के हाथ में एक मार्कर है, क्या है, एक मार्कर, एक मार्कर है, ठीक है। अब चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने इस मार्कर को ड्रॉप किया, चिंटू ने इस मार्कर को ड्रॉप किया। तो अब जैसे ही ड्रॉप करेगा चिंटू, वो देखिए, चलो अब देखेगा, एक सेकंड में मार्कर यहां, दूसरे सेकंड में मार्कर यहां, तीसरे सेकंड में मार्कर यहां, मतलब विद द टाइम मार्कर का पोजीशन चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे। तो चिंटू को समझ में आएगा, अच्छा मार्कर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अरे स्ट्रेट लाइन है, एक सेकंड यहां, दूसरे सेकंड यहां, तीसरे सेकंड यहां, तो ये कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो तुरंत चिंटू पिंटू को मिंटू को फोन किया, अरे ये मार्कर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब मिंटू को आ गया गुस्सा, वो बोला क्या बकवास कर रहा है, मैंने देखा कि मार्कर ट्रेन के साथ आगे भी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली मार्कर ट्रेन के अंदर है। तो मिंटू ने देखा मार्कर ट्रेन के साथ आगे बढ़ रहा है, और क्योंकि चिंटू ने मार्कर को ड्रॉप किया, तो इसके लिए मार्कर आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो वो जो आगे नीचे का मोशन है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, वो कुछ कर्व मोशन होगा। कैसा होगा, कर्व मोशन। तो चिंटू के लिए ये मार्कर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और मिंटू के लिए ये मार्कर कर्व लाइन में मूव कर रहा है। अरे समझ में आया नहीं? तो अब बताओ सही कौन, चिंटू सही या मिंटू सही, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एकदम कौन सही कौन सही कौन सही, जल्दी बताओ। अगर आपको लग रहा है कि चिंटू सही है तो आप बिल्कुल सही है, और अगर आपको लग रहा है कि मिंटू सही है तो भी आप सही हो, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। मतलब ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। देख ही रहे हो आप, इसके लिए स्ट्रेट लाइन और इसके लिए कर्व पाथ।
तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो मैं लिखता हूं फॉर चिंटू इफ मार्कर इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप तो ये कैसे मूव करेगा? मार्कर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मार्कर विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, जल्दी बताओ। अच्छा, और फॉर मिंटू, फॉर मिंटू, फॉर मिंटू इफ मार्कर इज ड्रॉप्ड, dropped, then it will move in curve path। कुछ ऐसे, कैसे? ऐसे। क्यों ऐसे? बताया मैंने आपको, ये नीचे आगे नीचे आगे नीचे आगे नीचे आगे, तो ये बनाएगा कर्व पाथ। इसको हम लोग बाद में इन डेप्थ में समझेंगे, ठीक है? अभी तो जस्ट फील लो, जस्ट आप मुझे एक्नॉलेज करो कि हां सर ऐसा होगा। मैं प्रूव भी कर दूंगा बाद में, जब मैं आपको कुछ चीजें और पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो अभी के लिए प्लीज इससे सेटिस्फाई हो जाए। ओके, चलो। तो मिटा दो पक्का, चलो। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। If motion, if trajectory of one body is straight line, according to one observer, so at the same time trajectory of motion can be curved for other observer, ओके फाइन। चलो मिटा देते, मिटा दें। चलो पॉज करके लिखो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी चीजों को इन डेप्थ समझने के लिए हमें एक चीज जाननी होगी, जो है पोजीशन वेक्टर। क्या? पोजीशन वेक्टर। चलो सो देखते हैं व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ओके। सो क्या होता है ये पोजीशन वेक्टर? चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवीजन, हर ऑब्जर्वर का अपना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो उससे चिपका हुआ होता है, और ऑब्जर्वर कहीं भी हो सकता है, ट्रस्ट में कहीं भी हो सकता है, ठीक है?
लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग ऑब्जर्वर को ओरिजिन पर रखते हैं, रख कहीं भी सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए हम लोग ऑब्जर्वर को कहां रखते हैं, हमेशा ओरिजिन पे। ये मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप भूल जाओगे, क्योंकि यू आर वेरी क्यूट, इसीलिए आप भूल जाओगे। तो वी कैन कीप ऑब्जर्वर anywhere on coordinate system, but for the sake of convenience we keep observer at origin of its frame. Got it? Any problem? चलो, अब क्या होता है पोजीशन वेक्टर? What the hell the position vector is? It is the vector which is drawn from observer or since it is at origin, so from origin to the body and keep direction of arrow in the direction of or arrow towards observer. ऑब्जर्वर, ये है पोजीशन वेक्टर, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। इट इज द वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वर और सिंस इट इज एट ऑरिजिन, सो फ्रॉम ऑरिजिन टू द बॉडी। एक वेक्टर बनाओ जिसको आप ऑब्जर्वर से बॉडी तक कनेक्ट करो, और इस तरह से कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की तरफ हो। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, कनेक्ट टेल ऑफ वेक्टर विद द ऑब्जर्वर एंड हेड ऑफ वेक्टर विद द बॉडी। चलो इसको एग्जांपल समझाते हैं, नोट कर लो जल्दी से। देख अब ये है आपका ऑब्जर्वर। मैंने बताया कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम कहां रखेंगे, ऑरिजिन पे। ठीक है, ये है ऑब्जर्वर, ये है बॉडी। ये क्या है, बॉडी। जस्ट अ सेकेंड, ये है बॉडी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, ड्रॉ वेक्टर सच दैट it connects observer to the body but keep the direction towards the body। इस तरह से कनेक्ट करो जो ऑब्जर्वर से बॉडी को कनेक्ट करता हो और डायरेक्शन वेक्टर का बॉडी की तरफ हो। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे। ये बन गया आपका पोजीशन वेक्टर। क्या बन गया आपका, पोजीशन वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, join
tail of vector with observer and head of vector with body. ओके फाइन. चलो तो क्या होगा? wherever head of vector will point, that will be direction of position vector of body. ओके चलो नोट करो जल्दी से. अच्छा एक और चीज, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y. ओके चलो नोट कर लो. चलो मिटा दें पक्का. अच्छा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये क्या मैंने बोला? वेरेवर हेड ऑफ द वेक्टर विल पॉइंट, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी. सो ये होगा डायरेक्शन. चल ओके. अब थोड़ा सा मैथ्स करते हैं. करेंगे. चलो अब आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कैसे हम एक वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ठीक है. और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. ठीक है. तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं. मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके. अब आपको पता है वेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ टू थिंग्स. वेक्टर के पास दो चीजें होती है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन. डायरेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर से. तो कैसे निकाले हम यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर? ऐसे, आर वेक्टर बाय मॉड आर वेक्टर. तो आर वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बाय मॉड आर क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर. तो ये है मैथ्स. चल नोट कर लो जल्दी. एक और बात, अगर अरे ये मार्कर ही काम नहीं कर रहा है. चलो इससे एक्स वाई, यहां पे ऑब्जर्वर, अगर बॉडी हो यहां, तो पोजीशन वेक्टर कैसे होगा? ऐसे. ठीक है. अब ये है नेगेटिव साइड. किस साइड है? नेगेटिव साइड. सो दिस टाइम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा. कैसा होगा? नेगेटिव. और वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव साइड. सो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव. तो इस बार पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. बस. अब मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, रूट अंडर, नो प्रॉब्लम, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर ही होगा, वाई स्क्वायर. और
यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? बाय मॉड आर। तो क्या आ जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बाय, अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो प्रॉपरली यू हैव टू चेक कि किस क्वाड्रेंट में है। अगर पोजीशन वेक्टर इस क्वाड्रेंट में होगा तो x होगा नेगेटिव, y होगा पॉजिटिव। अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तो x हो जाएगा पॉजिटिव, y हो जाएगा नेगेटिव। ओके, नोट कर लो। अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पोलर फॉर्म। अब देखो, पढ़ा होगा आपने पोलर फॉर्म इन वेक्टर। ये है बॉडी, ये है ऑब्जर्वर। इसको कैसे पोजीशन वेक्टर लिखेंगे? कनेक्ट करो ऑब्जर्वर से बॉडी की तरफ, ठीक है। ये हो गया एंगल थीटा, ये हो गया एंगल थीटा, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलो अब कैसे लिखें? अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म से किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? अब बताओ, जल्दी बताओ। अब देखो, ये आर है, ये थीटा है, तो ये एक्स से कितनी दूरी पर है? मतलब ओरिजिन से कितनी दूरी पे है इन एक्स एक्सिस? तो आई थिंक ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। कितनी हो जाएगा? कॉस। और ये ओरिजिन से वाई एक्सिस से कितनी दूर है? ये बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? आर कॉस थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? आर साइन थीटा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं, हम ऐसे लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चल, अब मान लो दो ऑब्जर्वर हैं। कितने ऑब्जर्वर हैं? दो। चल, एक सेकेंड मेरे बच्चों। तो अब देखो, मान लेते हैं यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1। तो अब जैसा मैंने आपको बताया, इसका एक अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो अरे होगा या नहीं? एक्स वाई। दूसरा है ऑब्जर्वर 2, जो एकदम इसके कोलिनियर है। अब इसका भी अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, होगा ना। चलो वाई। चलो अब यहां पर है एक बॉडी। क्या है? बॉडी, ठीक। चलो अब मान लेते हैं दोनों ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस है ए, ठीक है। ये डिस्टेंस है एक्स और ये है वाई, ठीक। चलो, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे बच्चों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कोऑर्डिनेट और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो आई थिंक ये होगा ए माइनस एक्स। अरे होगा या नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। चल, अब इसको इससे कनेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा R1 पोजीशन वेक्टर, होगा ना। चलो, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलो, अब R1 वेक्टर क्या है? व्हाट इज R1 वेक्टर? R1 वेक्टर जो है
इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1। और R2 वेक्टर क्या है? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2। तो क्या आपने देखा कि अगर ऑब्जर्वर चेंज हुआ तो बॉडी का पोजीशन वेक्टर भी चेंज होता है। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर। अरे डिपेंड करता है या नहीं? क्या आप देख सकते हो यहां पे ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन वेक्टर है R1 एंड ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन वेक्टर है R2। करेक्ट ना? चलो अब एक चीज और, अब क्या हम R1 वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे का? और लिख सकते हैं या नहीं? चलो अच्छा, R2 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? R2 वेक्टर को कैसे लिखेंगे? आई थिंक, अच्छा ये बात बताओ, इस बॉडी की दूरी एक्स एक्सिस में कितनी है फ्रॉम ऑब्जर्वर टू? कितनी? आई थिंक ए माइनस एक्स। और y में कितनी है? y, क्योंकि ये दोनों कोलिनियर है तो ये भी हो जाएगा y, ये हो जाएगा y। तो अब R2 वेक्टर को कैसे लिखेंगे? R2 वेक्टर को आई थिंक हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बॉडी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो x कोऑर्डिनेट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये हम लिखेंगे माइनस ए माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। So did you see? R1 vector is different, R2 vector is different. So पोजीशन वेक्टर किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। चलो नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एकदम नोट करने के लायक है। चलो हाँ, अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? अब हम लोग अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। चलो तो पहले हम ये लिखते हैं, नो एनी बॉडी इज एट absolute rest or absolute motion। मतलब क्या? अगर एक बॉडी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बॉडी रेस्ट पे हर एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरे लिए ये बोर्ड रेस्ट पर होगा। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। और अगर कोई आदमी यहां से पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो वो देखेगा कि कंटिन्यूअसली बोर्ड पीछे जाता जा रहा है। नहीं, मतलब उसके लिए ये मोशन में और मेरे लिए ये रेस्ट पर है। समझ में आया? तो कोई मोशन और कोई रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे प्रॉपरली मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। तो अब मोशन क्या है, चलो
when position vector of the body continuously changes with respect to any observer with time. अब पोजीशन वेक्टर के चेंज होने का क्या मतलब है? अगर मैं बात कर रहा हूं पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या? वेक्टर के पास दो चीजें होती है। ये मतलब नहीं कि अगर पोजीशन अगर 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, मतलब बॉडी रेस्ट पे नहीं। पोजीशन वेक्टर के चेंज होने का मतलब है या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मीन्स either magnitude, direction, magnitude, direction, or both can change। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। कोई एक भी चेंज होगा तो हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको केस बाय केस। केस वन when only magnitude of position vector is changing। अब देखो ये है ऑब्जर्वर, ठीक, ये है ऑब्जर्वर, ये है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एट टाइम 0 एक बॉडी यहां से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? यहां से शुरू होता है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। कहां से चलना शुरू करता है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब 1 सेकेंड में बॉडी आ गया यहां, तो पोजीशन वेक्टर हो गया यहां। दूसरे सेकेंड में बॉडी आ गया यहां, तो पोजीशन वेक्टर हो गया यहां। तीसरे सेकेंड में बॉडी आ गया यहां, तो पोजीशन वेक्टर हो गया यहां। अब आप देख सकते हैं यहां पे सिर्फ एरो की लंबाई बढ़ रही है। अरे बढ़ रही है नहीं, लेकिन क्या एंगल चेंज हो रहा है? मतलब यहां पे सिर्फ पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इस चेंज को भी हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ mod r is equal to 2t and थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। अब आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड डिपेंड किस पर करता है? टाइम पे, और थीटा कांस्टेंट है। मतलब अगर टाइम 0 सेकेंड होगा तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 0 होगा। मतलब बॉडी किस पर होगी? ओरिजिन पर होगी। अगर
टाइम 1 सेकेंड होगा तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 मीटर होगा या नहीं? मतलब पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 मीटर। 2 सेकेंड में 4, मतलब लंबाई बढ़ के हो जाएगी 4। 3 सेकेंड में 6, लंबाई बढ़ के हो जाएगी 6, पर एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलो, एट t is equal to 0, mod r is 0. At t is equal to 1 second, mod r will be 2. At t is equal to 2 second, mod r will be 4. And theta is equal to 30 degree. Theta is equal to 30 degree. Theta is equal to 30 degree. तो आप देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है, एट टाइम 0 mod r 0 थीटा 30, एट टाइम इज इक्वल टू 1 r will be 2 थीटा 30, एट t is equal to 2 mod r will be 4 थीटा 30. एंगल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ लेंथ ऑफ द एरो इज चेंजिंग, सिर्फ वही चेंज हो रहा है। तो इसको कहते हैं, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, चलो, ये था केस नंबर 1। ये चल, अब केस 2। अब देखते हैं केस 2। When only direction of position vector is changing with respect to observer with टाइम। चलो देखते हैं, ये है ऑब्जर्वर, ये है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, चलो, अब थीटा इज इक्वल टू क्या ले पाई बाय 2t। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2t एंड मॉड r इज इक्वल टू 2 मीटर। इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो है 2 मीटर, पर एंगल चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एंगल। तो अब देखो, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। मॉड r क्या हो जाएगा? 2 मीटर। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, थीटा क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 डिग्री। मॉड r क्या हो जाएगा? 2 मीटर। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, थीटा क्या हो जाएगा? पाई, ओ सॉरी, रेडियन है ना, डिग्री लिख दिए, पाई रेडियन। हाँ, ठीक है, चल, मतलब अगर किसी ऑब्जर्वर ने टाइम देखा तो 0 सेकेंड में एंगल आया 0, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर का लेंथ आया 2 मीटर। 1 सेकेंड में एंगल कितना आया? पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 रेडियन, आई एम सो सॉरी, पहले मैंने डिग्री बोल दिया, ठीक है, तो ये मतलब 90 डिग्री, ठीक है। 2 सेकेंड में थीटा कितना आया? पाई रेडियन, ठीक है, तो बट आर कितना है? 2 मीटर ही, तो अब आ गया यहां। तो आप देख पा रहे हो यहां पर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, 0 सेकेंड में ऑब्जर्वर ने बॉडी को यहां पाया, 1 सेकेंड में बॉडी यहां आया, 2 सेकेंड में बॉडी यहां आया, यहां पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है,
क्योंकि एटलीस्ट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। चल, यहां यहां यहां, तो इसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होना। ठीक है, चल अब केस 3। अब केस 3, when both magnitude and direction of body is changing with respect to observer। अब देखते हैं ये क्या बवाल है, चलो देख लेते हैं, इसको भी देख लेंगे, हम सब होशियार हैं। चल अब देखो, ये है ऑब्जर्वर, ये है रेफरेंस फ्रेम, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। चलो अब देखो, यहां पे बॉडी यहां पे था, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ये। ठीक, अब क्या हुआ, बॉडी ऐसे मूव कर रहा है विद द वी वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये मूव करना शुरू होगा तो 0 सेकेंड में यहां, 1 सेकेंड में हो सकता है यहां। अगर बॉडी यहां आ जाएगा तो इस ऑब्जर्वर से के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R2। अब कुछ टाइम बाद ये बॉडी आ जाएगा यहां, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R3। अरे सही या नहीं, मतलब यहां पे आप देख पा रहे हो, इनिशियली एंगल ज्यादा था और आर लेंथ भी कम था, फाइनली बाद में एंगल घट गया और लेंथ बढ़ गया, उसके बाद में एंगल और घट गया, लेंथ और बढ़ गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको 3 केस बताया, जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और दूसरा केस सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और तीसरा केस तीनों चेंज हो रहा है। अरे समझ में आया, एकदम मजा आ गया या नहीं। दिस इज द राइट एंड द रियल फील ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अगर ये समझ में आएगा तो मैकेनिक्स में आपको बहुत ही सुविधा होगा। यस, मान के चलो, एक बड़े भाई के नाते आप मेरी बात मान सकते हैं। समझ में आया, चलो नोट कर लो। तो मोशन की बात तो हमने कर लिया, अब बात करेंगे रेस्ट के बारे में। क्या करेंगे, रेस्ट के बारे में। तो रेस्ट क्या होता है, व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी doesn't change with respect to observer with the time, then body is said to be in rest। said to be at rest। क्या करे बच्चों, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, एट रेस्ट। चलो, मतलब अगर बॉडी का पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब मैं एक ऑब्जर्वर हूं और यहां एक बॉडी है, अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन हमारा पोजीशन वेक्टर कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर मेरे रिस्पेक्ट में कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो
मुझे लगेगा ये बॉडी रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर है। ठीक है, तो दो केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या तो ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर हो और बॉडी भी रेस्ट पर हो। ठीक है, और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो और बॉडी भी मूव कर, दोनों केस में हो सकता है। मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो पहला केस, केस वन, व्हेन बॉडी एंड ऑब्जर्वर is at rest with respect to ground। इसका क्या मतलब हुआ? with respect to ground मतलब अगर ग्राउंड को आंखें होती, क्या होती? आंखें, तो वो देखता कि बॉडी भी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, मतलब डिस्टेंस उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, और ऑब्जर्वर भी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो अगर दोनों अगर रेस्ट पर हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देन क्या होगा? चलो देखते हैं। ये है ऑब्जर्वर, ठीक है, एक्स, ये है वाई, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर और बॉडी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर। ठीक है, चलो रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो, ये है पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब ज्यों जैसे ही टाइम बीतेगा तो क्या होगा? 1 सेकेंड में फिर भी पोजीशन वेक्टर यही, 2 सेकेंड में फिर भी पोजीशन वेक्टर यही, 3 सेकेंड में पोजीशन वेक्टर यही। तो टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसके लिए ये हमेशा रेस्ट पर है। आपने ध्यान दिया, मैंने अभी एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप क्वेश्चन में देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा ये कार रेस्ट पर है, लेकिन क्वेश्चन वाले नहीं लिखते। मैंने आपको पढ़ाया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट लिखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन वाले नहीं लिखते। अगर वो नहीं लिखते तो ये अनस्पोकन एजम्पशन है कि वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अगर वो बोल देंगे 30 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है, मैंने बोला ये तो गलत बात है फिजिक्स के अनुसार, मुझे इंक्लूड करना होगा विद रिस्पेक्ट टू हुम, लेकिन क्वेश्चन वाले नहीं लिखते। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना। चल, तो मैं लिख देता हूं, इफ it is told body is at rest or moving with 30 meter per second in book, then it is given with respect to ground। और मैंने आपको जस्ट बताया, अगर मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मींस जस्ट एज्यूम ग्राउंड के पास आंखें हैं, अगर वो देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मानो यहां पे आंख है ग्राउंड की, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है, ये है, और यहां पे बनाते हैं, मिटा दो इसको। चल चलो, ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड, ठीक है, कहीं भी मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, ये है ग्राउंड। मैं बताया कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऑब्जर्वर कैन बी एनीवन, पॉइंट मास, एक्सटेंडेड मास, कोई भी हो सकता है, बस उसके पास अपना फ्रेम होना चाहिए, वाई। अब मानो, ठीक है, अब देखो ये रोड है, ठीक है, अब देखो मान लो इसके पास आंखें हैं, क्या है? आंखें। अब यहां एक बॉडी, ठीक है, अब ये ग्राउंड देख रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में इससे मेरा पोजीशन वेक्टर चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब क्या?
इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, तो जब भी कभी बुक में दिया रहेगा रेस्ट मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ठीक है, बस समझ गए आप, राइट? हाँ, चलो अब बात करेंगे दूसरे केस के बारे, केस 2। When body and observer moving with same velocity or same acceleration with same initial velocity। चलो मैं एक सिंपल सा केस लूंगा। व्हेन, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं एक सिंपल सा केस लूंगा। व्हेन बॉडी एंड ऑब्जर्वर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो देखते हैं, चलो लेट्स गो। ये है ऑब्जर्वर, ठीक है, ये है बॉडी, ठीक है। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी भी वेलोसिटी v, इसकी भी वेलोसिटी v। अब शुरू में ही जैसा मैंने आपको बताया, ये फ्रेम इससे अटैच्ड है ना? तो अगर ये मूव करेगा तो ये फ्रेम भी मूव करेगा ना? चलो, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। अब बताओ, इन t टाइम ये बॉडी कहां आ जाएगा? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये बॉडी आ जाएगा यहां, आएगा ना? हाँ। अब बताओ, टी टाइम में ये बॉडी कहां आ जाएगा? ये बॉडी, रुको एक मिनट, ये बॉडी को मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। टी टाइम ये ऑब्जर्वर कहां आ जाएगा? मेरे ख्याल से यहां, ठीक है। चलो, तो से अगर ये ऑब्जर्वर यहां आएगा तो क्योंकि ये फ्रेम इससे चिपका हुआ है तो इसको भी आना चाहिए ना? हाँ, आना चाहिए, तो आ गया। लो, ये है x, ये है y। अब देखो, मान लेते हैं कि इनिशियली इस बॉडी का x डिस्टेंस है x, ठीक है। अब आफ्टर t टाइम क्या बता सकते हो? इस बॉडी का x कोऑर्डिनेट क्या है? इनिशियली तो x है, फाइनली क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। अब देखो 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 देखो, ये है, देखो देखने दो, ये है vt, ठीक है, ये है vt, ठीक, ये है x, तो ये कितना होगा? आई थिंक vt माइनस x, ओके। ये है vt, ठीक, ये है vt माइनस x, ठीक, तो ये कितना होगा? x। अरे एग्री करते हो या नहीं? ये vt, ठीक, ये है x, तो ये कितना होगा? vt माइनस x, ठीक, ये है vt, ये है vt माइनस x, तो ये कितना होगा? x। मतलब इनिशियली भी x कोऑर्डिनेट x ही है और फाइनली भी x कोऑर्डिनेट x ही है, x ही है। और y तो y ही है क्योंकि लीनियरली मूव कर रहा है, तो ये भी y ही है और ये भी y ही है। अगर इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स वाई ही है और फाइनल कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर? अरे क्या मैं कह सकता हूं या नहीं? इफ
लेट मी राइट, इफ initially and finally x and y coordinate is same. So can I write, क्या मैं लिख सकता हूं कि R1 वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और क्या मैं यहां भी लिख सकता हूं R2 वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप? मतलब R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। बचपन से आपने पढ़ा तो होगा, अगर कोई बॉडी, दो बॉडी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो एक बॉडी उसके रिस्पेक्ट, दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। लो, आज मैंने प्रूव भी कर दिया। आप देख पा रहे हो ना, इनिशियली भी पोजीशन वेक्टर सेम ही है, और इवन इफ बोथ बॉडी आर मूविंग स्टिल पोजीशन वेक्टर सेम ही है। मतलब क्या है डेफिनेशन? व्हेन बॉडी एंड ऑब्जर्वर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, और अच्छा सॉरी, ये तो दूसरा केस है। डेफिनेशन क्या लिखा था मैंने रेस्ट का? व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। ये तो हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? पोजीशन वेक्टर चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी हमेशा रेस्ट पर ही होगा। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अरे समझे या नहीं प्लीज बता दो यार, एकदम पसीना छूट गया। चल, लेकिन दिस फीलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी बेसिक बट वेरी 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 क्रूशियल टू नो। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान समझना होगा। चल, तो लिख देते हैं। So here, even if observer and body both are moving, but position vector is not changing, means body is always at rest with respect to observer. Are you right? Any problem? No problem. Very good. This is the real feel of the frame of reference. मिटा दूं पक्का? कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। हाँ, चलो अब बेसिक्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में तो बातें बहुत हो गई। ओके, अब मुझे लगता है इससे ज्यादा डेप्थ में इसके बारे में बातें नहीं हो सकती। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। ओके, अगर ये आएगा तो मैंने बिगिनिंग में भी बताया है आपको, थोड़ा सा मैकेनिक्स का जर्नी आसान होगा, थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बच जाती है जो है टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इनर्शियल फ्रेम है और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसके बारे में हम इन डेप्थ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में
बात करेंगे। ओके, क्योंकि मुझे लगता है जो चीजें आपको जाननी चाहिए इसको अच्छे से पढ़ने के लिए, वो चीजें अभी आप नहीं जानते हो, क्योंकि मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि आप अभी जस्ट 11th में हो। ओके, तो इस बारे में बात हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में करेंगे, और बहुत 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 डेप्थ में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।